अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के मतलब। और थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या है, इसकी हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। तो हीट, आप देखें कि लफ्ज़ जो है थर्मो मीन होता है हीट, और थर्मो मीन हीट और डायनामिक्स मीन मोशन। तो ऐसी हीट जो कि मोशन में हो, एक तरह से सिंपल बाय नेम जो है वो आप इसको डिफाइन करें तो ऐसी हीट जो मोशन में हो थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। लेकिन एक्चुअली इसकी ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जस्ट आपको मीनिंग से बताना चाहिए। ऐसे जैसे थर्मामीटर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर थर्मल गन अभी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारे एक्चुअली थर्मोमीन हीट से ड्राइव किए गए हैं। तो इसके ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स है, आप इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो इब्तदा तो इंट्रोडक्शन होगा। थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जिसमें सिस्टम है, सराउंडिंग्स है, टर्मिनोलॉजी कहेंगे, बाउंड्रीज है, स्टेट फंक्शंस है, और इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी इवन। और उसके बाद लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और उनकी एप्लीकेशन है, थर्मोकेमिस्ट्री है, कैलोरीमीटर है यहाँ पे हमारे टॉपिक्स में, हीट कैपेसिटीज और इनकी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये आप लोग गैसेस वाले चैप्टर में भी इसके मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम ये फैक्टर्स। उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और रिलेशन हो गिव फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड गिव फ्री एनर्जी, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे सिलेबस में शामिल होगा। तो लेट्स द फर्स्ट वन, द स्टडी नंबर 1 में प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको देखें। तो फ्लो ऑफ हीट मैं आपको पहले बता चुका था, फ्लो ऑफ हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक्स। यानी कि फ्लो ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, तो इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, फिजिकल या केमिकल चेंजिंग के नतीजे में जो भी एनर्जी सिस्टम में दाखिल होती है, खारिज होती है। तो सिस्टम क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन में होता है या जिस चीज़ पे आप काम कर रहे होते हैं उसे आप सिस्टम कहते हैं। लाइक अभी आप मोबाइल फ़ोन पे ये पीपीटी देख रहे हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो जो उसकी स्क्रीन है वो आपका सिस्टम है, और जहाँ पे फ़ोन एंड हो रहा है स्क्रीन नहीं है वो आपके बाउंड्रीज है, और उससे बाहर आपकी सराउंडिंग्स है। तो सराउंडिंग्स ये बाउंड्रीज है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। हर वो चीज़ जो सिस्टम में शामिल नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग्स कहेंगे। तो ये तो आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। तो अगर यूनिफॉर्म फेस होगा थ्रू आउट, एक ही तरह की सारी चीज होगी, एक ही जैसी नजर भी आएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। दैट इज वी कॉल द होमोजीनियस सिस्टम। अब ये कौन सी एग्जांपल हो सकती है, प्योर सिंगल सॉलिड हो सकता है, जैसे आप गोल्ड देखें तो ये प्योर सिंगल सॉलिड। दूसरे नंबर पे आप प्योर सिंगल सॉलिड, कोई भी जो खालिस, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी मुरक्कब अपनी खालिस हालत में अगर मौजूद होगा तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो सॉलिड, प्योर सॉलिड फेस है। अगर इवन कि आप सोडियम क्लोराइड ही लगा लो, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो तो वो प्योर होगा। इसी तरह लिक्विड या गैसेस जो है वो आपको एक ही जैसे दिखाई दें, तो वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एक गैस को दूसरे से। और ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड। तो सही तरह से यानी कि प्रॉपर सॉल्यूशन, आप किसी चीज़ को डिजोल्व कर लें लाइक शुगर को, तो लिक्विड के अंदर, तो वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें सॉलिड और लिक्विड अलग से हैं। ये एक मर्क्यूरी की एग्जांपल है। इसी तरह से ये भी वन फेज है लेकिन ये लिक्विड की फॉर्म में है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद
हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम की। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट। आप लोग पहले भी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम के मुतालिक डिफरेंट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। हेट्रो मीन डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि दो या दो से ज्यादा फेजेस पे मुश्तमिल होता है, उसे हम हेट्रोजीनियस। लाइक यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर ये बड़ी जबरदस्त किस्म का कहवा जो है वो तैयार है। नीचे उसके पत्ती है, ऊपर उसमें पानी नजर आ रहा है। तो आप लोगों को दो फेजेस अलग से ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो टू या मोर फेजेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। जी, तो इनको जो है सिस्टम को डिफरेंट तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसकी टाइप्स को। जैसे होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस सिस्टम है, तो इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ द सिस्टम भी हम बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स हैं। नंबर 1 पे आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। आइसो मीन यहाँ पे आप कहते हैं सेम। जैसे आजकल कोविड है तो कहते हैं वो आइसोलेट हो गया है, सबसे अलग थलग हो गया है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जब व्हेन द बाउंड्री इज सील्ड। नंबर 1 बाउंड्री सील्ड है और नंबर 2 इंसुलेटेड है। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप लोग सोचें, आपके घर में मौजूद है। सील्ड, आइसोलेटेड, ये दो चीजें जो है ये आप लोगों ने समझनी है। जैसे रेफ्रिजरेटर अगर बंद है तो वो एक तरह से उसका सिस्टम, अंदर वाला सिस्टम जो है वो एक तरह सील्ड हो गया है और वो आइसोलेट भी हो गया है, यानी कि दूसरी चीजों से अलग हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, जो कि सर्दी का मौसम है। आप लोग देखें, पानी जो है आमतौर पे उसको हम बॉटल्स के अंदर रखते हैं, वो बंद होती है, डबल जैकेट्स होती है, तो वो क्या करती हैं, बाहर से उसे इंसुलेट कर देती हैं। लाइक दिस, इस एग्जांपल्स के अंदर देखें कि एक तो ना तो इधर से बॉटल्स का ढक्कन बंद है, तो इसका मतलब है कि उसमें मैटर चेंज नहीं हो रहा, और डबल जैकेट होने की वजह से यहाँ से एनर्जी भी खारिज नहीं होती या लीक नहीं होती। या आप देखें कि अपनी लाइफ के अंदर जैसे हॉट पॉट है जिसके अंदर आप रोटियां रखें, उसे बंद कर देते हैं तो अब उसमें एक्सचेंज नहीं होता मटेरियल, भाप नहीं निकल पाती और दूसरी हीट भी ज़ाया नहीं होती। लेकिन वो आइडियल सिस्टम तो नहीं है। इसी तरह से आजकल आप लोग पानी वाली बॉटल इस्तेमाल करते हैं या थर्मोस जो है घरों में मौजूद है, तो उसको भी बंद करके रख देते हैं, तो जो चीज़ गर्म है वो गर्म ही रहती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर बाउंड्रीज जो है वो बोथ उसकी बाउंड्रीज भी सील्ड भी हो और इंसुलेटेड भी हो, तो फिर टेम्परेचर क्या रहता है उसका? कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। जी बच्चे, नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है क्लोज्ड सिस्टम। आप नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा सिस्टम जो बंद हो, जो ओपन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर मटेरियल जो है वो, मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, वो अपने सिस्टम को नहीं छोड़ता। लाइक दिस एग्जांपल, ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पे इस बॉटल के अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर इसके ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है, कोई ढक्कन लगा दिया जिससे इसका मुंह क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब यहाँ से कोई चीज निकल तो नहीं सकती, ठीक है, इससे मैस कोई भी निकल नहीं रहा। लेकिन अगर ये बॉटल गर्म भी है तो इसकी साइडों से क्या होगी? हीट क्या हो जाएगी? इससे खारिज होती रहेगी, लाइक दिस। तो इसका मतलब है इससे हीट तो खारिज हो रही है आइसो क्लोज सिस्टम से, लेकिन मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, मैटर इससे खारिज नहीं होता। तो आप पानी की, जैसे कोई बोतल है वो गर्म पानी डाल के रखते ऊपर से बंद कर दे, या घर में अगर कुकिंग वाला बर्तन है उसके अंदर कोई चीज डाल के उसे प्रॉपर ऊपर से ढक्कन लगा दें, तो अब वो क्या बन जाता है? क्लोज सिस्टम। लेकिन उसकी दीवारों से, उसकी साइडों से हीट खारिज होती रहती है। नहीं यकीन आए तो आप हाथ लगा के देख ले गर्म बर्तन को, तो वो सिस्टम क्लोज होता है। और दूसरे नंबर पे आपके घर में सिलेंडर होगा, गैस वाला सिलेंडर जो है, अगर वो बंद है, प्रॉपर बंद किया हुआ है, ये नहीं कि उसे आपने खुला छोड़ दें, तब नहीं। जब आपने उसका प्रॉपर जो है वो ढक्कन बंद किया हुआ है, उसका वाल्व बंद किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गैस सिस्टम के अंदर रहती है, लेकिन इसकी जैकेट जो है वो सील नहीं होती, ये वाली जैकेट सील नहीं होती, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम
कहेंगे। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, तो आप लोगों ने जस्ट सीखनी है। ये जब आप इस पे पीक पे जाएंगे, डिफरेंट लॉज यहाँ पे जब हम ड्राइव करेंगे, तो तब आप लोगों को इनके एप्लीकेशन की समझ आएगी। जी, तो नेक्स्ट सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है जिसकी बाउंड्रीज भी ओपन है और वो जो है अनइंसुलेटेड है। यहाँ पे बड़ी क्लियर एग्जांपल है। पहले हमने देखा था, यहाँ पे हमने कॉर्क लगाया हुआ था, ढकना लगाया हुआ था, तो इसको बंद किया हुआ था, स्टॉपर लगाया हुआ था। तो इससे क्या हुआ है कि मास जो है उस वक्त एक्सचेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इस केस में जब आप गर्म पानी ऐसी बॉटल के अंदर डालेंगे तो भाप की शक्ल में बाहर निकलती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मैस भी यहाँ पे निकल रहा है, यानी कि ट्रांसमिट हो रहा है, और दूसरे नंबर पे हीट भी खारिज हो रही है क्योंकि इसकी बाउंड्री वेल सील्ड नहीं है। तो ऐसा जो सिस्टम जैसे कहते हैं ना, उनका तो बड़ा ओपन सिस्टम है, यानी कि कोई आए कोई जाए। तो इसी तरह से क्लोज सिस्टम नहीं है, तो ये ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। तो जी बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप्स है वो हम बात करेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपको मुसलसल टर्मिनोलॉजी है सिंपली जो आप लोगों को एक मरतबा अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो उसके बाद जो है इनकी एप्लीकेशन शुरू होगी। क्योंकि आज ज़्यादातर हमारे लेक्चर्स के अंदर डेफिनेशंस ही हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो मुझे भी ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को कितना समझाना है। लेकिन अगर आप सिंपली देखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो इंटेंसिव से मुराद है कि कोई चीज़ उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। तो माइक्रोस्कोपिक और बुल्क प्रॉपर्टीज जो है किसी भी सिस्टम की, जैसे वॉल्यूम है, प्रेशर है, मैस है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। तो एक को हम क्या कह देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में ले लेते हैं, और दूसरी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में ले लेते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर ये बात करें तो जैसे ये जो है पहले वाली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये किसी चीज़ के साइज पे डिपेंड नहीं करती, उसकी कह लें कि उसकी मिकदार पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आपको एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जब आप सालन चेक करते हैं, तो ये नहीं है कि आप सारा सालन ही खा जाते हैं या पूरी देग ही खा जाते हैं। क्या करते हैं, एक चावल चेक करते हैं या एक चम्मच चेक कर लेते हैं। कहते हैं देग को चेक करना तो उसका एक चावल ही काफ़ी है। तो ये मिकदार पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिकदार पे डिपेंड नहीं करती। तो आप जैसे टेस्ट को कहें तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और मैं केमिस्ट्री के हवाले से एग्जांपल आगे जाके देता हूँ। बहरहाल टेस्ट भी एक केमिस्ट्री है। दूसरे नंबर पे जो है वो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बच्चे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, तो इसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो वेरी क्लियर कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी डजंट डिपेंड अपॉन द साइज, but extensive properties depend upon the size of the matter or the system. So extensive property and intensive property, let's see it further. जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के मतलब अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के मतलब और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के मतलब। अभी हम इंडिविजुअली देखते हैं इन्हें। तो अब ये जो है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इट डजंट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। आपके पास कोई चीज़ 1 kg है, आपके पास 5 kg है, 10 kg है, आपके पास पानी का एक कतरा है, या आप डील कर रहे हैं पूरे समंदर को, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी प्रॉपर्टी विच डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आई होप के क्लियर हो गया आपको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। प्रेशर, आप प्रेशर जो है वो किसी भी सिस्टम में देखो प्रेशर एक जैसा रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठे हैं तो आपके एक हाथ पे प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और दूसरे हाथ पे कम पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से आप किसी बर्तन में किसी टायर में हवा फिल कर दें तो अब प्रेशर आप कहें कि टायर की इस तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, ऐसा नहीं है। प्रेशर तमाम साइडों पे एक जैसा होगा।
तो ये डिपेंड नहीं करता कि उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, किसी जगह भी जाएंगे तो प्रेशर एक जैसा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप दूध के एक गिलास को चेक करें, अगर आपने बर्तन फुल गर्म करके आपने दूध रख लिया है 5 kg सपोज, या पानी रख लिया है, आप उससे पानी से एक कप निकालें और उसका टेम्परेचर चेक करें तो वो भी वही होगा जो उस पूरे बर्तन का है, बर्तन के अंदर जो भी चीज़ रखी हुई है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मिकदार पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद डेंसिटी है कि कोई चीज़ आप लोगों को पता है D इज इक्वल टू एम ओवर वी। डेंसिटी जो है वो D इज इक्वल टू, डेंसिटी क्या होती है, m ओवर v, यानी कि मास पर वॉल्यूम। तो अगर किसी चीज़ की डेंसिटी एक जैसी है, डेंसिटी हमेशा एक ही होगी, हम कहते हैं फलाने मटेरियल की डेंसिटी इतनी है, पानी की एक है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, शहद की या हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, वो दैट इज़ मोर डेंस। लेकिन अगर आप एक पानी का एक कतरा भी लेंगे उसकी भी डेंसिटी वही रहेगी, और अगर आप एक गिलास ले लें या उससे ज़्यादा लें तो उसकी डेंसिटी भी वही रहेगी। देन कंसंट्रेशन, अब क्वेश्चन है कंसंट्रेशन। सपोज आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो अगर आप पानी के एक कतरे को उसको चेक करेंगे 1 मोलर को, वो भी उतना ही नमकीन होगा जितना कि आप एक गिलास चेक कर लें, या एक कतरे पे अगर 1 मोलर है तो उसके अंदर भी कंसंट्रेशन वही होगी, और अगर आपके पास 1 लीटर है 1 मोलर तो उसकी कंसंट्रेशन भी वही रहेगी। तो ये मास पे या उसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि जस्ट डिपेंड कर रही है उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये होगी जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नो सी द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जी। तो नेक्स्ट वन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मैटर, उस सिस्टम के अंदर जो मौजूद है, कि वो कम है ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 1 kg है, 2 kg है कोई चीज़, 3 kg है, तो ये डिपेंड करता है उसके साइज पे। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसी चीज़ का कम हो सकता है, किसी चीज़ का ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपके पास एक छोटा बर्तन है, I think mostly my example are from the kitchen. Let's go on the road. जैसे एक छोटी कार है, एक बड़ा ट्रक है, तो अब वॉल्यूम किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो ये साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वॉल्यूम, पानी अगर आप एक कतरे की बात करें और समुद्र की बात करें तो वॉल्यूम एक कतरे का डेफिनेटली कम है, और वो दूसरे का समुद्र का जो है वो ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने यहाँ पे मिक्सअप नहीं कर देना, यहाँ पे ये ख्याल करना है कि जो है ना मोलैरिटी या कंसंट्रेशन वो रेशो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन जो ये है नंबर ऑफ मोल्स ओनली तादाद है। पता अगर कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स तो कम मिकदार होगी, अगर ज़्यादा मोल्स होंगे तो तादाद ज़्यादा होगी, नॉट मिकदार, तादाद। तो ये नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है इंथाल्पी। बच्चों इसके मतलब आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन ये आगे जाके मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि इंथाल्पी एक्चुअली इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस पी एंड वी। खैर ये आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इंथाल्पी क्या होती है। हाउएवर इट इज़ आल्सो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे इसमें इंटरनल एनर्जी को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद इंट्रॉपी है। इंट्रॉपी जो है ये बड़ी सिंपल चीज़ है कि डिसऑर्डर जब किसी चीज़ किसी सिस्टम के अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रॉपी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा वो डिपेंड करता है उसके साइज पे। कम डिसऑर्डर होगा एंट्रोपी की वैल्यू कम होगी, ज़्यादा डिसऑर्डर होगा तो एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि आप में से कोई स्टूडेंट है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, साइंटिफिक नहीं है। आप में से एक शख्स घर में सब चीज़ें अपनी एक सेमेस्ट्री में रखी हुई हैं, आप जाएं उधर
कपड़े इधर फेंक दिए, जूते उधर फेंक दिए और सब चीज़ें इधर उधर फेंक के जब आप चले गए तो आपने सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो बढ़ा दी है उस कमरे की। लेकिन अगर चीज़ें अपनी सही जगह पे रखी हुई हैं तो वो एंट्रोपी कम होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिस्टम की बात करें तो जब उसके अंदर एक डिसऑर्डरनेस आती जाती है तो उसे हम कहते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये भी साइज पे डिपेंड करती है। और लास्ट वन है गिव्स फ्री एनर्जी। अगेन ये तीनों जो टर्म है ये हम आगे जाके इनको डिटेल्ड पढ़ेंगे, आप लोगों को डिटेल्ड ये बताएंगे गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी क्या है। जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट वन है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की मजीद एग्जांपल्स दी गई हैं। इंटेंसिव में टेम्परेचर आप नोट कर चुके हैं पहले, प्रेशर और डेंसिटी। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट देखें, पानी आपकी डेली लाइफ के अंदर है इसलिए मैं एग्जांपल कोशिश करता हूँ आपकी डेली लाइफ से दें। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। अगर आप उसे 1 गिलास लें या फिर 2 गिलास लें, 4 गिलास लें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट और ये दोनों सेम ही रहेंगे। इस तरह से उसकी विस्कोसिटी भी सेम रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मटेरियल का हर एक का स्पेसिफिक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ना पूछने लग जाना कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये अपने अपने तौर पे सर्च करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। उसके बाद सरफेस टेंशन है, जैसे वाटर की सरफेस टेंशन के मतलब आप लोगों ने पढ़ा, बायो के स्टूडेंट्स हैं तो ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर यानी कि पानी का वही फिर बात करते हैं कि पानी का एक कतरा लें तो उसकी सरफेस टेंशन भी वैसी होगी, उतनी ही वैल्यू होगी जितनी कि गिलास की होगी। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैथ जो अगर 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है तो वो मुख्तलिफ होगी। इसी तरह से वॉल्यूम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंटरनल एनर्जी बच्चों आपको थोड़ा सा रफ बता देता हूँ कि ये किसी भी सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मसलन गैस के मालिक्यूल है, कोई आइडियल गैस है तो उनके मालिक्यूल एक तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट है उनकी, एक दूसरे पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल होगी। और तीसरे पे वो घूम रहे हैं एक दूसरे के घर तो रोटेशनल होगी। इस तरह से जो जो काइनेटिक एनर्जी है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो आइडियल गैस नहीं है तो वो एक दूसरे को मॉलिक्यूल अगर अट्रैक्ट करते हैं तो ये सारी जो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द एनर्जी। लाइक न्यूक्लियाई फोर्सेस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसको बैलेंस में रखा हुआ है। तो ये तमाम फोर्सेस मिलके जो, और बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्लूड होती हैं लेकिन हम उन्हें मालूम नहीं कर सकते। लेकिन ये बताएंगे कि इसका फिर हल क्या है, तो ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल एनर्जी का हल क्या होगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करती है उसके मालिक्यूल, उसके साइज पे। अगर मालिक्यूल ज़्यादा होंगे तो उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कम या ज़्यादा होगी। फिर एंथैल्पी और एंट्रोपी है, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और कुछ चीज़ों को आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। जी बच्चों, तो नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये थर्मोडायनामिक्स का ये पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादातर डेफिनेशन ही है और बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, गिव्स फिर एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, मैनी थिंग्स आर इन दिस चैप्टर। लेकिन हम पहले डेफिनेशंस और चीज़ों को थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड कर लें तब हम जाके आगे प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझाने वाली नहीं है। होwever थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है अब है स्टेट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है तो देखें, थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो एक, जब उसके ये तमाम पैरामीटर हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सॉरी टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, उसका मैस है और उसकी कंपोजिशन है। अगर ये सारी ही आप कह लें कि किसी एक हालत में है, सबकी आप मिकदार नोट कर लेते हैं, टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, प्रेशर नोट कर लेते हैं, तो ये सब जब मिलके एक जो सिस्टम बनाता है, एक जो उसकी हालत बनाते हैं सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम।
अब वो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, इनकी मिकदारें अगर आप चेंज कर देंगे तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब प्रेशर चेंज करेंगे आप तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, मास चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कंपोजिशन अगर उसकी आप चेंज कर देंगे तो तब सिस्टम क्या हो जाएगा, उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, अगर मास है, कंपोजिशन है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है, इन्हें हम तब्दील करते हैं तो इन्हें हम इस वजह से क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो इन सबको या फिर हम इन्हें थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स भी कह देते हैं। लेकिन स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन, तो स्टेट सिस्टम क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो फिक्स हो, तो वो एक मिलके स्टेट बनाते हैं, तो इस वजह से हम इसे स्टेट कहते हैं। तो अगर कोई सिस्टम जो है जिसकी इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट चेंज हो जाती है, तो वो इन वेरिएबल्स की वजह से ही चेंज होती है कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कोई भी चेंज करते हैं तो वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाता है। ये स्टेट हैदराबाद दक्कन वाली स्टेट नहीं है, बल्कि ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास और कंपोजिशन वगैरह जो मिल के एक मैटर को देते हैं उसे हम एक स्टेट कहते हैं। जब इनमें से हम चेंज करते हैं तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। जी, उसके बाद है इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो ये आप लोगों को इसको देखते ही पता चलता है कि इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम की फॉर्म जो है वो, इक्विलिब्रियम में कौन सी स्टेट्स होगी और नॉन इक्विलिब्रियम में कौन सी चीज स्टेट होगी। तो हमने स्टेट्स की बात की थी कि जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, मास, these are all constant, then it is one state. If we change in the state variable जिनमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब कुछ है, तो अगर आप इन्हें चेंज करते हैं तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाती हैं। अब क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स कौन सी होंगी। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम स्टेट को देखते हैं। ऐसी स्टेट जिसके अंदर स्टेट वेरिएबल सबकी वैल्यू कांस्टेंट हो, लाइक प्रेशर आप कह दें कि 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर जो है उसका 30 डिग्री है, तो इस तरह से बाकी तमाम स्टेट्स जो है वो स्टेट वेरिएबल उनकी एक एक फिक्स वैल्यू हो जाए। उसका मास फॉर एग्जांपल 1 kg है, 2 kg है, लाइक दिस वन। और कंपोजिशन सपोज के सोडियम और क्लोरीन पे मुश्तमिल है, ये उसकी कंपोजिशन है, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अब आप किसी हिस्से में उसके उठा के देखो तो ये तमाम चीज़ें अगर वहाँ पे सेम हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी। अगर इनमें से एक हिस्से में सपोज के प्रेशर एक हो, लेकिन दूसरे हिस्से में अगर कम या ज़्यादा हो इस वैल्यू से, टेम्परेचर एक जगह पे जो है वो 30 डिग्री है और दूसरी जगह पे वो 30 नहीं है। मसलन आप कमरे का दरवाज़ा खोल के बैठ जाएं और आपके के सामने और कमरे वाला वो आपका सिस्टम है, तो अब इस सिस्टम के अंदर, कमरे के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जबकि बाहर जो आजकल कम होगा, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना कमरा बंद कर लें, आप कमरे के अंदर कोई हीटर ना चलता हो, तो आप एक साइड पे खड़े हो फिर उसके दूसरी साइड पे खड़े हो, बाहर का इफेक्ट ना हो, तो वो तमाम के अंदर ये तमाम चीज़ें सेम होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो उस सिस्टम के अंदर तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। लेकिन अगर आप दरवाज़ा खोल के बैठ जाते हैं और आपके बाहर का और अंदर ये एक सिस्टम है आपका, तो अब बाहर टेम्परेचर कम है, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा। तो स्टेट वेरिएबल अगर कांस्टेंट नहीं होंगे तो डिफरेंट वैल्यूज होंगी डिफरेंट पार्ट में, किसी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट अगर होगी तो उसे हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग आजकल सर्दी का मौसम है, घर में आप गीज़र चला के बैठ जाते हैं। अब सॉरी गीज़र नहीं हीटर, गीज़र तो वॉशरूम में बाथरूम में चलेगा। तो हीटर जब चला के बैठते हैं तो जो शख्स हीटर के पास बैठा है उसको ज़्यादा
हीट महसूस होगी, लेकिन जो शख्स दूसरे कॉर्नर पे बैठा है या दूर बैठा है उसको इतनी महसूस नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पूरे कमरे को आप स्टेट कहते हैं, ये वो सिस्टम कहते हैं, तो वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर मुख्तलिफ है। या आप गर्मियों की बात करें तो एक शख्स जो है बिल्कुल वो उसके नीचे बैठ जाए जाके एसी के, जब आपने स्टार्ट किया है और दूसरा दूर बैठा हो तो ज़्यादा कूलिंग नज़दीक वाले को फील होगी। तो ये वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो ये एग्जांपल्स है स्टेट इक्विलिब्रियम और चाहिए। जी नेक्स्ट वन है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, जिसके अंदर सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करता है। जब स्टेट डिपेंड करती है कोई वेरिएबल्स पे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे, तो मुख्तलिफ किस्म के थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है जो कि हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसो मीन सेम एंड थर्मल मीन टेम्परेचर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ये बिल्कुल आइसोथर्मल जैसे सिस्टम हमने पढ़ा उससे मिलता जुलता होता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बाकी जो भी मर्जी तब्दीली हो जाए। तो ये डेरिवेटिव की फॉर्म में dt इज इक्वल टू 0, इट मीन्स द चेंज इन द टेम्परेचर इज 0, मीन के ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसके अंदर। देन आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट किसी सिस्टम पे निकलती है और ना ही हीट किसी सिस्टम से खारिज होती है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल जो है हमारे पास, ये वाला सर्कल जो है अगर सिस्टम है तो इसमें ना तो हीट इससे खारिज होगी और ना ही हीट इसमें दाखिल होगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे एक तो इंसुलेशन की गई है तो ताकि हीट इससे खारिज ना हो या इसमें दाखिल ना हो, तो ये सिस्टम है। तो और ये इंसुलेट किया गया है, अब जो हीट है वो इसके अंदर ही मौजूद है, तो ऐसा सिस्टम को क्या कहेंगे हम, इंसुलेटेड है। तो ये आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझे हल करना है। इसी पीपीटी के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। दोबारा नोट कर लें, टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है। What is the difference between temperature and heat? Okay. So adiabatic प्रोसेस के अंदर चेंज इन हीट, यानी कि ना तो हीट इंटर होती है सिस्टम में और ना इससे निकलती है, तो ऐसे सिस्टम को हम एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। और फिर उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने बार पढ़ा होगा, प्रेशर। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या रहे, ये प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेसेस कहेंगे। नेक्स्ट वन जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, द चेंज इन द वॉल्यूम शुड बी 0। अब हम बॉयज लॉ के मुताबिक ना ये ग्राफ ड्रा करते हैं कि ये जो है ना हमारे पास लाइक ये वाई एक्सिस है, इस पे प्रेशर है, और ये एक्स एक्सिस है, इस पे वॉल्यूम है। नंबर 1 हमने बात की आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, आप लोगों ने आइसोथर्मल वो कर्व पहले भी देखी है गैसेस की, तो वो इस तरह ही पैराबोलिक बनती है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो प्रेशर और वॉल्यूम में रेशो है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता जाता है, और वॉल्यूम ये दूसरे नंबर एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि वॉल्यूम आप देखें जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है, यानी कि ये ऊपर को उठता जाएगा, सिस्टम बड़ा होता जाएगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर को जाएगा यानी कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा है तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन इतनी तेज़ी से ये कम उससे आइसोथर्मल वाले से ज़्यादा, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो वो इतनी आसानी से वॉल्यूम कम नहीं हो रहा प्रेशर बढ़ने पे भी, क्योंकि जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर उसके वॉल्यूम को कम इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। फिर है आइसोबैरिक प्रोसेस। देखें ये जो है प्रेशर कांस्टेंट हो तो आप ये लाइन लगाएंगे सीधी कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कहीं पर भी हो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोबैरिक कहेंगे। फिर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो वो क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ पे सारे थ्रू आउट प्रोसेस में अगर वॉल्यूम यही वैल्यू रहे तो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल से मुराद कोई चीज़ दोबारा से जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुई हो उसी पे अगर वो दोबारा आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और दोबारा घूम के इधर ही आ गया प्रोसेस, वो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड नो चेंज इन एंथैल्पी। तो ये लाइक दिस वन, अगर कोई सिस्टम प्रेशर और वॉल्यूम में अगर ए से वो बी पे गया है, बी से वो सी पे गया है, सी से वो दोबारा ए पे आ गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। यहाँ पे आके फिर से उसकी वही वैल्यू प्रेशर की और वही वॉल्यूम की वैल्यू हो।